एवरीबॉडी, आई एम योर लर्निंग हेल्पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी, जो आपकी क्लास 7th NCERT सब्जेक्ट सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया का एक टॉपिक है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने वैसे पिछली वीडियो में आपको मीडिया एंड मनी माने मीडिया और पैसे का रिलेशन बताया था कि कैसे मीडिया कनेक्टेड है पैसों से, और कैसे वो बिग बिजनेस हाउसेस से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है मैंने आपको ये भी बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी the media play a very important role in providing news and discussing event taking place in the country and the world। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में माने डेमोक्रेसी में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान पा सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर सार्वजनिक विरोध माने पब्लिक प्रोटेस्ट कर कर वो विरोध कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं, या फिर सरकार से दोबारा कह सकते हैं कि वो अपने प्रोग्राम माने कार्यक्रम के बारे में दोबारा सोचें। गिव द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। इसका मतलब ये है कि जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए, माने बैलेंस होनी चाहिए। अब ये बैलेंस होना क्या है, बैलेंस मीडिया क्या है, ये हम आगे जानेंगे। तो हम आगे दिए हमको एक 2 प्रश्न दे रखे हैं, मतलब 2 रिपोर्ट्स दे रखी हैं। तो पर दिए गए एक ही समाचार के 2 विभिन्न रूपों को पढ़कर समझेंगे कि संतुलित संचार माध्यम माने बैलेंस मीडिया का तात्पर्य क्या है, कि उसका मीनिंग क्या है। हम आगे हमको 2 रिपोर्ट दे रखी है, 2 ये हमको रिपोर्ट दे रखी हैं, इनसे हम जानेंगे कि बैलेंस मीडिया क्या है। तो मैं आपको ये जल्दी से रिपोर्ट समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात माने उन पर रोक लगा दी गई है। ये मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए पहला वाला जो है ये वाला इसको समझा रहा हूँ मैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। क्रैकडाउन और पोल्यूशन फैक्ट्री, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड एंड डिसरप्ट ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर रोक लगा दी गई है, विरोधी द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, यातायात रोक दिए गए हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये राधिका मलिक द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसको पहले पढ़ना शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट है बेसिकली प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी कारखाने हैं उनको बंद कर दिया गया है, और उस पर ये जो विरोधी हैं वो विरोध कर रहे हैं। कारखानों के मालिक और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। मतलब ये जो प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने जो चक्का जाम किया है उसने शहर की जितनी भी गतिविधियां थी उन सबको रोक दिया। उनका मतलब ऐसा थमा दिया शहर की गतिविधियां, जितनी चहल पहल होती हैं उन सबको। सड़कों पर वाहनों की विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों माने यूनिट को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधी को काफ़ी समय से पता था कि उनकी इकाइयाँ माने यूनिट गैर कानूनी है, माने इलीगल हैं। यूनिट के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य माने जाने माने नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के लिए नए व्यावसायिक केंद्र माने बिजनेस हब
माने जहाँ बिजनेस ज़्यादा होता है वैसा एक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिक व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। माने ये जो है श्री जैन कह रहे हैं, मिस्टर जैन कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियों की पुनर्स्थापना की जो बात करी है, कि वो उनका रिलोकेशन की जो बात करी है उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। और ये जो जितना भी हमारा जो शहर है वो एक नया बिजनेस हब बन रहा है, एक व्यवसायिक केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि वो हरा भरा रहे। और अगर हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो हमको पता चल रहा है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो फैक्ट्री ओनर हैं, ये जो वर्कर्स हैं, ये वायलेंस फैला रहे हैं पूरे शहर में। सरकार ने अपने जगह पर काम सही किया है, इनका प्रोटेस्ट करना जायज़ नहीं है। अब हम दूसरे रिपोर्ट को पढ़ते हैं जो कि है इंडिया डेली की द्वारा। क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट, माने कारखानों के बंद होने पर घोर अशांति। ये डेली न्यूज़ सर्विस है, उसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। अब मैं आपको जल्दी से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा देता हूँ क्या दे रखा है इसमें पूरे पैरा में। कि शहर के आवासीय क्षेत्र, माने जहाँ लोग रहते हैं, में 1 लाख कारखानों को बंद होने पर एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया है। 1 लाख कारखानों को वहाँ बंद कर दिया गया है और इसने एक गंभीर समस्या, एक सीरियस इशू का रूप ले लिया है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार माने वर्कर्स कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। मतलब ये जो कारखानों के ओनर्स थे और जितने भी वर्कर्स थे, इन्होंने विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। मतलब उनके कारखानों से जो उनकी रोजी रोटी थी अगर बंद हो जाएंगे तो वो छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, माने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देते रहे। मतलब उन्होंने लगातार जितने भी लाइसेंस सबको देते रहे, जो रेजिडेंटल एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उनको लगाने की इजाज़त देते रहे। लाइसेंस माने इजाज़त दे दी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। सरकार के द्वारा जो है उनकी स्थापना होनी थी ना दोबारा से, ऐसी जगह पर वो फैक्ट्री लगाएंगे जहाँ पर लोग नहीं रहते होंगे, रेजिडेंटल एरिया पर फैक्ट्री नहीं लगेगी। तो उनकी जो पुनर्स्थापना थी उसके लिए ज़्यादा काम नहीं हुआ है। कारखानों के मालिक व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। मतलब विरोध में उन्होंने कहा कि 1 दिन के लिए शहर जो है वो बंद रहेगा। एक कारखाना के मालिक श्री शर्मा, माने मिस्टर शर्मा जो हैं, वो किसी एक कारखाने के मालिक है ने कहा, वो कहते हैं कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापना के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में वह हमें दे रही हैं वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और पिछले 5 सालों में वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये कौन कहते हैं? मिस्टर शर्मा, जो कि एक फैक्ट्री ओनर हैं। अब अगर हम इस रिपोर्ट को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें थोड़ी सी सरकार की भी गलती है। तो आइए अब पढ़ते हैं इसको। अब हम इस पैरा को पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है, द फैक्ट इज दैट इफ़ यू हैड रीड एदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। मतलब वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र माने एक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप विषय के केवल एक पक्ष को ही जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये वाला जो है, अगर इसको हमने दोनों को पढ़ा है, लेकिन अगर आपने सिर्फ न्यूज़ ऑफ इंडिया को पढ़ा होता
तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती हैं। मतलब आपको उनको लगती है, मैंने आपको बताया भी कि वो बहुत ही मतलब ऐसा डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, वो व्यर्थ लगती है, हमको यूजलेस लगती हैं। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। माने उनके जो ट्रैफिक्स थे, उन्होंने जो रोक दिया था और उनका शहर में पोल्यूशन फैलाना आपके मन में उनके लिए एक बुरी छवि पैदा करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। और अगर आपने ये वाला जो है, हमने इंडिया डेली, सिर्फ इंडिया डेली पढ़ा होता तो आपको लगता कि जो है अगर फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि ये जो पुनर्स्थापना का जो प्रोग्राम है वो अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। इन दोनों में से कोई भी विवरण संतुलित नहीं है, कोई भी रिपोर्ट संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों ने सिर्फ एक एक पक्ष की बात करी है। और एक बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जो दोनों पक्ष की बात करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। संतुलित रिपोर्ट वह है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the reader to make up their mind. एक बैलेंस रिपोर्ट, एक संतुलित रिपोर्ट वह है जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस घटना को दर्शाए और फिर जो उसको पढ़ रहा है, पढ़ने वाले पर छोड़ दे कि वो क्या उसके बारे में सोचता है, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो अपनी राय खुद ले सकता है। Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. इसका मतलब ये है कि संतुलित रिपोर्ट माने बैलेंस रिपोर्ट संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करती है। ये उस पर डिपेंड करता है कि जो बैलेंस मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। स्वतंत्र संचार माध्यम माने जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उससे तात्पर्य यह है, मतलब ये है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित माने कंट्रोल या प्रभावित माने इन्फ्लुएंस ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे। उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं, ये उनको कोई नहीं बताए, वो कहलाता है एक इंडिपेंडेंट मीडिया। उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं, मतलब कोई भी उसे निर्देशित नहीं करे, वो है एक इंडिपेंडेंट मीडिया। कोई भी उसके ना बताए कि तुम ये करो, तुम ये मत करो। हाँ, लोकतंत्र में माने डेमोक्रेसी में संचार माध्यम मतलब मीडिया का इंडिपेंडेंट होना ये बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर पढ़ा संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो, माने नॉट ब्लेस्ड माने तटस्थ हो। मतलब हम नागरिक होने के नाते हम इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर ही तो अपने निर्णय लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं आगे। मैंने आपको बताया पहले कैसे करते हैं कार्रवाई, लेकिन अगर हम इन रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई करते हैं तो ये आवश्यक है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये विश्वसनीय हो, इन पर विश्वास किया जा सके। तथ्य तो यह है, मतलब द रियलिटी इज़ दैट द मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है सच्चाई तो ये है कि मीडिया जो है वो स्वतंत्र इसीलिए नहीं है क्योंकि दे आर मेनली टू रीजन्स। उसके मेन दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण।
मतलब सरकार का मीडिया पे कंट्रोल रहता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मतलब जब सरकार मीडिया पे किसी भी चीज़ को दिखाने को, चाहे वो फिल्म का कोई सीन हो या फिर गानों का कोई भी लिरिक्स हो या फिर न्यूज़ का कोई भी पार्ट हो, है ना, तो अगर उसको सरकार दिखाने से रोक लगाती है तो उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा समय भी आया है जब सरकार ने संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाए। मतलब अगर हम पीछे जाएं तो इंडियन हिस्ट्री में तो ऐसा कई बार आया है कि सरकार ने मीडिया पर कई बार जो है सेंसर लगाए हैं। द वर्स्ट ऑफ दीज वॉज द इमरजेंस बिटवीन 1975 to 1977। इसके दौरान इसमें से सबसे बुरा समय था वो था 1975 से लेकर 1977 तक का। ये जो हमारा टॉपिक है इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसको छोड़कर अभी हम फिलहाल इस पैरा को पर नज़र डालते हैं। सरकार फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है। मतलब सरकार बिना किसी झिझक के फिल्मों पर सेंसर लगा सकती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों से पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकती। मतलब वो संचार मीडिया के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता, वो मीडिया पर ऐसे सेंसर नहीं लगा सकती। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल है। माने इसका मतलब ये है कि अगर सरकार का सेंसरशिप ना भी हो तो अधिकांश न्यूज़पेपर वाले जो हैं संतुलित समाचार देने में असफल हैं। इसके कारण बहुत जटिल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले, मतलब जो भी इस पर रिसर्च करते हैं, लोग का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों माने बिजनेस हाउसेस का नियंत्रण है। मतलब उनका बिजनेस से नियंत्रण है, उनका बिजनेस से ताल्लुक़ है, इसलिए वो असफल है। इनका ये भी कहना है कि इनका जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्च करते हैं इन बातों पे, कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। कई बार क्या होता है कि ये चाहते हैं कि हम इस न्यूज़ स्टोरी के एक ही चीज़ पर अपना जो है फोकस लगाए रखें और वो इनके हित में होता है। मीडिया द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। अब देखिए जो ये मीडिया है ना, ये बिजनेस हाउसेस से कनेक्टेड है। अब ये जिन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट दे रही है, अब ये उन्हीं के खिलाफ तो नहीं जा सकती, है ना, इसलिए वो विरोध करना उनके लिए कठिन है। जो विज्ञापन देते हैं, मतलब उनको ही तो विज्ञापन देते हैं और वो उनसे पैसा आता है। अगर उनको विरोध करेंगे तो फिर आपस में उनकी बनने की नहीं है, एडवर्टाइजमेंट आना बंद हो जाएंगी। क्योंकि इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। मतलब उनका कनेक्शन है बिजनेस से, इसलिए मीडिया को अब जो है फ्री नहीं समझा जाता। Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of the story because they believe this make the story interesting। माने मीडिया जो होती है वो स्टोरी के सिर्फ एक एस्पेक्ट पर, माने सिर्फ एक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे जो है स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर वो पब्लिक सपोर्ट को जो है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर वही काम करेंगे, क्या, किसी एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करके। सो आई होप ये बहुत बड़ा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को व्हाट डज टीवी डू टू अस
एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।